नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों वेस्ट बंगाल की है। कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम राजेश है। घटना 2003 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो बढ़ते हैं आगे की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। जब मेरे पिता रिटायरमेंट ले लिए हो गए तो हम लोग एक मकान की खोजबीन में जुट गए थे। वैसे तो हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन हम वेस्ट बंगाल में रहते थे और मकान आखिर हमें एक कॉलोनी में मिल चुकी थी। वो जो कॉलोनी थी एक स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। खैर ज़्यादा दूरी भी नहीं था। इसके बाद हम लोग उस मकान में शिफ्ट हो गए थे। मेरे घर में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी। मेरी एक बहन बड़ी थी जो शादीशुदा थी, अपने वो ससुराल में थी। आती जाती जरूर रहती थी। और पापा को भी वो बहुत प्यार करती थी, माँ को भी प्यार करती थी, मुझे तो हद से ज़्यादा करती थी। समय का चक्र धीरे धीरे चलता रहा। अब जो कमाई का सोर्स था मेरे पापा थे। अब मैं तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब वो भी समय आ चुका था कि मुझे अब पढ़ाई छोड़ करके नौकरी ढूंढना पड़ रहा था। मैं जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था, कभी अपने शहर में, कभी पास के दूसरे शहर में। मैं जब कभी कभी लौटता अपने घर की तरफ ट्रेन से तो कभी कभी ज़्यादा रात हो जाती थी। अब स्टेशन पर जब उतरता था ट्रेन से, कभी सवारी मिल जाती थी और कभी नहीं भी मिलती थी। छोटा स्टेशन था। कई बार तो मैं स्टेशन से पैदल अपने घर तक गया और मुझे कभी भी कोई ऐसी चीज़ रास्ते में नहीं मिली थी। वही मेरा भय खुला हुआ था। जब भी मैं रात को उतरता, सवारी मिली तो ठीक है, नहीं तो पैदल चल देता था। आप लोग बाग कहते थे कि उस रोड पर आगे चल कर के एक कब्रिस्तान है, थोड़ा रोड से अलग हट करके है। और लोग बाग को कहना था, हमारे कॉलोनी का लोग भी बाद में बताते थे, मुझे तो पहले मालूम नहीं था, कि कभी कभी रात को उस कब्रिस्तान से कुछ आत्माएं निकल करके रोड पर आ जाती थी और लोगों को परेशान किया करती थी। कईयों को पकड़ के ले जाती थी, उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। और मैं इन बातों पर तो बिल्कुल शुरू से ही यकीन नहीं करता था, न विश्वास करता था। अब मुझे तो वहाँ की जो बात थी वो मुझे मालूम भी नहीं था, क्योंकि मैं उस जगह पर नया था और वो कब्रिस्तान के बारे में, उन भूत प्रेतों के और चुड़ैलों के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ भी जानकारी नहीं थी। एक रात में जब स्टेशन पर उतरा, मैं एक दूर के शहर में इंटरव्यू देने गया हुआ था। मैं आज न जाने क्यों मेरे शरीर में थकावट हुई पड़ी थी। शरीर में ऐसा लग रहा था कि बहुत दर्द हो रहा। मेरा मन नहीं कर रहा था कि आज मैं पैदल चलूं। और स्टेशन से बाहर निकला तो कोई भी रिक्शा वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मेरी निगाहें हर तरफ देख रही थी। एक पेड़ के पास में मुझे एक रिक्शा वाला नजर आया। वो अपने रिक्शा पर ही सोया हुआ था। मैं उसके पास पहुंच गया, उसको नींद से जगाया। हालांकि मुझे नहीं जगाना चाहिए था, लेकिन मैं थका हुआ था, चलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं उसको जगाया तो अपनी आँख खोला और पूछने लगा कि हाँ बाबू, कहाँ जाओगे आप? मैंने अपनी कॉलोनी का नाम बताया। वो नाम सुनते ही आप फिर मना कर दिया
नहीं बाबू, इस वक्त नहीं, और आज की रात तो हरगिज नहीं। मैंने बोला कि ऐसी क्या बात है आज की रात में। वो मेरी तरफ घूर करके देखने लगा। उम्र करीब 40 के आसपास की रही होगी। चेहरे पर दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल भी दिखाई दे रहे थे, और कहने लगा कि आपको मालूम नहीं कि आज अमावस की रात है। मैं बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अमावस हो या कोई रात हो, रात तो रात ही होती है। अब फिर मेरी तरफ घूर करके देखने लगा। कहने लगा कि बाबू, लग रहा है कि आप इस एरिया में नए हो, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मैंने बोला ऐसी क्या बात है भाई जो मुझे मालूम नहीं है। और तब वो कहने लगा कि बाबू, जिस रोड पर आपकी कॉलोनी है ना, उसके बीच में एक कब्रिस्तान है, शायद आपने देखा भी होगा। मैंने बोला नहीं, मैं तो कोई कब्रिस्तान को देखा नहीं। वो कहने लगा थोड़ा रोड से अलग हट करके है, और कई लोगों को मानना है, हमारे रिक्शा वाले भी बताते हैं कि आधी रात के वक्त में, खास करके अमावस पूर्णवासी की रात को, वहाँ पर कई आत्माएं रोड पर दिखाई देती है। कई रिक्शा वालों ने ये मंजर देखा है और उनके साथ में भी कुछ खेल हुआ है। तो बाबू नहीं, मैं तो जाऊँगा नहीं आज। आप देख लो, कोई और रिक्शा मिल जाए आपको, थोड़ा इंतज़ार कर लो, कोई ना कोई आता ही होगा। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। अब मैं उससे प्रार्थना करने लगा कि देखो भाई साहब, अंकल जी, मुझे घर तक पहुंचा दो, जो कहोगे मैं पैसा दे दूंगा। और रही भूत प्रेत की बात, तो मैंने तो आज तक भाई इस जगह से, इस स्टेशन से ना जाने कितनी बार मैं पैदल तक गया। अब मुझे कोई भी आत्मा, कोई भी चुड़ैल, कोई भी भूत मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया है। लेकिन मेरी लाखों मिन्नतें करने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ, और आखिरकार मुझे अब पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर और कोई रिक्शा था ही नहीं। मैं धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते चला जा रहा था। चलने में बहुत असुविधा हो रही थी। दर्द की वजह से शरीर में न जाने क्या तकलीफ थी। मुझे चला नहीं जा रहा था, चलने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं अब चाह रहा था कोई भी साधन मुझे इस रोड पर मिल जाए जो मुझे घर तक पहुंचा दे, चाहे वो कितना भी पैसा ले। शरीर ऐसा ही था, थका हुआ था। करीब 200 मीटर के आसपास में आगे निकल गया था उस स्टेशन से। तभी मुझे एक 3 व्हीलर ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आवाज़ सुना तो मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मैं थोड़ा खुश भी था कि चलो इसी रोड पर जा रहा है, इसी रोड पर आगे मेरी कॉलोनी है, तो वहाँ तक तो मुझे छोड़ ही देगा। कॉलोनी का जो मेन रोड है वहाँ तक तो छोड़ ही देगा। अब बस वहाँ से तो कुछ ही मिनट का रास्ता है मेरे घर का। मैं खड़ा हो गया, ऑटो का इंतज़ार करने लगा। अब कुछ ही देर में वो ऑटो मेरे पास आकर के रुक गया और कहने लगा, बाबू जाना है क्या आगे? मैंने बोला हाँ भाई, जाना है मुझे। अब मैं गेट की तरफ आया तो देखा उसमें एक सवारी पहले ही बैठी हुई थी। वो एक लड़की थी, जवान लड़की, 22 से 25 साल की उम्र होगी, देखने में खूबसूरत, कपड़ा भी सलीके से पहने हुए। मैं बोला ये तो सवारी बैठा रखी है भाई साहब आपने? ऑटो वाला को मैंने बोला हाँ, ये सवारी इसी रोड पर जाएंगी आगे में। देखो आपको चलना है तो भाई साहब बैठ जाओ, नहीं तो मैं चल रहा हूँ। मुझे तो ज़रूरी था, मुझे पैदल नहीं चला जा रहा था, तो मैं कुछ भी और सवाल नहीं पूछा। मैं सीधा ऑटो में आकर के बैठ गया। जब उस लड़की के बगल में बैठा, मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई, एक सुखद अनुभूति मेरे को महसूस हुई। मैं भी जवान था, मेरी भी कुछ अरमान थे, लेकिन मैं तो नौकरी के चक्कर में ऐसे पागल हुआ पड़ा था कि कैसे भी करके मुझे नौकरी मिल जाए। इन चक्करों में तो मैं आज तक पढ़ा ही नहीं था। पहले मैं पढ़ाई में बिजी था, इसके बाद अब नौकरी के चक्कर में एकदम मसरूफ सा हो गया था।
अब पास में जब बगल में लड़की बैठी हो तो कुछ अलग ही मंजर हो जाता है। वो लड़की भी बिल्कुल सट के चिपक सी गई थी। अब फिर उसने बोला, क्या आप इसी रोड पर रहते हैं? मैंने बोला, हाँ जी, इसी रोड पर, आगे में जो कॉलोनी, पहला कॉलोनी आएगा ना, मैं उसी में रहता हूँ। वो खुश हो गई। वो कहने लगी, अरे वो तो मेरी ही कॉलोनी है, मैं भी तो वहीं रहती हूँ, मैंने आपको तो कभी देखा नहीं इस रोड पर। मैंने बोला, जी मैं अधिकतर बाहर ही रहता हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। अब मैं अपना दुखड़ा उसको बताने लगा। मेरी बात सुनकर के इम्प्रेस शायद हुई थी वो, और वो भी मुस्कुराने लगी, बात करने लगी, और ऑटो चला जा रहा था। हम दोनों बातें करते चले जा रहे थे। अब कुछ ही पल में ऐसा तो हम दोनों की दोस्ती हो गई थी जैसे कितनी पुरानी हो। अब वो अपने बारे में बताने लगी। जब मैं पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं अकेले, वो कहने लगी कि मैं मौसी के घर से आ रही हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में तो इस घर में कोई बचा ही नहीं है। मैं कभी कभी अपने इस घर में आ जाती हूँ, नहीं तो मेरा ज़्यादा रहना अपने मौसी के घर में ही होता है। मैं बोला, क्या हुआ था आपके परिवार के साथ में? तो वो कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए, अब मैं ही इकलौती बची हुई हूँ। और मेरा कॉलोनी में जो गली का पहला घर है ना, बाहर साइड में जिसका दरवाज़ा है, और वही मेरा घर है। और इसके बाद वो जगह भी आ गई थी। अब उस जगह से कॉलोनी का जो गेट था, अब वहाँ से तो जो ऑटो था वो अब अंदर नहीं जाना था, क्योंकि उस लड़की को वहीं उतरना था, और हम दोनों फिर वहीं उतर गए थे। मैं पैसा देना चाह रहा था, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। बोले, नहीं, मैं पैसा देती हूँ, आप अपना पैसा रखिए संभाल के, आपको तो पैसे की और भी जरूरत पड़ेगी। अब फिर वो अपने बैग से पैसा निकाल करके उस ऑटो वालों को दे दिया। ऑटो वाला वहाँ से अब आगे की तरफ निकल गया। अब मैं उससे विदा लेने लगा कि ठीक है, आप अपना घर पर जाइए, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे, आज मुझे काफ़ी देर हो चुका है। और तभी वो कहने लगी, आइए ना मेरे घर पर, घर तो देख लीजिए, कम से कम कभी मिलना जुलना हो तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरा घर कहाँ पर है, कौन सा घर है। और ऐसी बात किया कि मैं एकदम सम्मोहित सा हो गया था। आखिरकार उसके पीछे पीछे उसके घर के दरवाजे पर चला गया। अपने जेब से एक पुरानी सी चाबी निकाली और गेट का दरवाज़ा उसने खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से एक बदबू भरा हवा का झोंका बाहर की तरफ निकला, और कुछ चमगादड़ी भी अंदर से फड़फड़ाती हुई निकली। मैं एक पल के लिए तो पीछे हट गया था कि अरे ये क्या हुआ, घर के अंदर से क्या बदबू सी आ रही है, घर के अंदर से चमगादड़ निकल रही है, और मैं पीछे हट चुका था। और तभी वो लड़की कहने लगी, अरे घबराइए मत, मैं काफ़ी दिनों से इस घर में नहीं आई हूँ ना, और तभी इसके अंदर में सीलन सा भर गया है, और चमगादड़ ने अपना घर बना लिया है, डरने की कोई बात ही नहीं है। और फिर वो जो लाइट था रोशन कर दिया। अंदर में हम लोग पहुंच गए थे, और तब तक अभी तक जो बदबू थी वो अभी तक महसूस हो रही थी, लेकिन पहले से कम हो चुका था। और फिर वो मेरे से प्यार भरी बातें करने लगी थी। और मैं भी जब नौजवान था, अरमान मेरे भी थे, और मैं उसको इतना नज़दीक पा करके मैं भी बहकने लगा था। जवान तो था ही, और आखिरकार ना जाने कब हम एक दूसरे के करीब हो चुके थे, और हम आराम भी कर रहे थे। मेरी तो नींद भी लग चुकी थी। जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं देखने लगा, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था। जिस पलंग पर हम दोनों लेटे हुए थे, अब जिस कमरे में रोशन हो रहा था, रोशनी थी, अब वो अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो जो बदबू थी वो बहुत काफ़ी तेज अब आ रही थी।
लग रहा था जैसे इस घर में कोई जानवर मरा हुआ है और वो सड़ चुका है और उसी की बदबू हर तरफ अब फैली हुई है। मैं अपने आसपास अंधेरे में देखने लगा कि मैं तो उस लड़की के साथ में बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन वो लड़की थी ही नहीं। ना जाने कहाँ वो गायब हो चुकी थी। कमरे में एकदम अंधेरा, सीलन वैसी ही, बदबू वैसी ही। अब मैं घबरा करके उठ बैठा। मैं आइडिया से हर तरफ देखने लगा कि बिजली का स्विच कहाँ है और आखिरकार मुझे स्विच मिल ही गया। और जैसे ही ऑन किया, मैं कमरे की हालात देख करके एकदम दंग सा रह गया था। कमरा तो वही था जिसमें मैं आया था, लेकिन ये कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा था। जो पलंग पर मैं लेटा था और उस पर तो न जाने कितनी गंदगी पड़ी हुई थी। हर तरफ मकड़ी के जाले, गंदगी का ढेर लगा हुआ था। कमरे के कोने में हड्डियां बहुत सारी पड़ी हुई थी जानवरों की। शायद उन्हीं हड्डियों में से ये सब बदबू आ रहा था। और वो लड़की कहाँ गई जो मुझे यहाँ तक बहला फुसला के ले आई थी अपने प्रेम जाल में फंसा करके। मैं तो एकदम डर गया था। मैं अब देखने लगा हर तरफ में कि आखिर ये मैं कहाँ पहुँच गया और लड़की कहाँ गायब हो गई। शरीर के सारे रुएं खड़े हो चुके थे। डर की आलम ये थी कि हाथ पैर कांपने लगे थे। आप सोच करके देखिए कि ऐसी हालात में जब आप आ जाएं तो आपके साथ क्या बीतने वाला है। वैसे ही हालात मेरे साथ में हुई थी। मैं अपना उस जगह से निकल कर भागना चाहता था और वही मैंने किया। मैं उस कमरे से बाहर निकला। आगे गैलरी थी और गैलरी में भी गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था। मकड़ी के जाले हर तरफ लटके हुए थे और किसी तरह मैं उनको पार करता हुआ गेट तक पहुंचा। और गेट जो हम खोल करके आए थे, उस लड़की ने बाहर से खोल करके आई थी और वो गेट तो बंद था। और गेट बिल्कुल जाम पड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था कि उसको सालों से खोला नहीं गया। मैं जोर लगा रहा था उस दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अब तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं पागल सा हो गया था डर के मारे। इधर उधर अब देखने लगा कि आखिर मैं निकलूं कहाँ से। ये दरवाज़ा तो खोल ही नहीं रहा है। और तभी मुझे वहाँ से एक सीढ़ी नज़र आई जो छत की तरफ जा रही थी। और तेज़ी से मैं छत के साइड में पहुँचा और वहाँ पर भी एक दरवाज़ा लगा हुआ था लकड़ी का और वो भी बंद था। लेकिन मैं जैसे ही धक्का दिया वो खुल गया। मैं छत पर आ चुका था। छत पर जब आया तो साथ में एक नीम का पेड़ लगा हुआ था जिसका डाली उस छत पर सटा हुआ था। और कैसे भी करके उस पेड़ से मैं नीचे ज़मीन पर उतर चुका था। और उसके बाद तो मैं रुका नहीं और सीधा अपना घर की तरफ दौड़ चुका था। घर पर पहुंचा, मैं बहुत डरा हुआ। मैं हाँफता हुआ और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करने लगा। मेरे मम्मी ने दरवाज़ा खोला। मेरी हालात देख करके एकदम चौंक सी गई थी कि राजेश क्या हुआ तुम्हारे साथ में। मैं एकदम जैसे माँ से चिपट गया था। माँ भी मुझसे अपने आंचल में जैसे ले लिया हो और वो भी घबरा गई थी। अब बोलने लगी, आखिर तू बताएगा क्या हुआ तेरे साथ में, इतना क्यों घबराया हुआ है, इतना क्यों डरा हुआ है। अब फिर मैं एक एक बात अपनी माँ से बताने लगा। कोई भी बात मैंने छिपाया नहीं। मेरी जो बात सुनकर के जो मेरी माँ थी बहुत डर चुकी थी और वो कहने लगी कि मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पापा को इस बात को भनक लगे। मेरी बेइज्जती सी होगी, मुझे शर्म भी आ रहा था कि मैं एक लड़की के जाल में फंस गया था। पापा सुनते तो क्या कहते। माँ तो माँ ही थी। माँ से तो हम लोग कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन पिता से ये सब बात शेयर करते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
और आखिरकार माँ ने कहा कि नहीं बेटा, ये शर्माने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात है। तुम किसी आत्मा के चक्कर में पड़ गए थे और वो आत्मा ही का ही घर था, मुझे तो लग रहा है। अब फिर मम्मी रोकी नहीं और मेरे पिता से बता दिया। जो पिता थे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे और कुछ टोना टोटका भी जानते थे। किसी के झाड़ फूँक करना हो ना तो उनके पास में लोग आ जाते थे। और जब सारी बात वो सुने तो मुझे डांटने लगे कि तुझे क्या पड़ी थी उस लड़की के पीछे पीछे जाने की, जब तुम्हें मालूम चल ही गया दरवाजे पर कि बदबू आ रही है तो उस घर में तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। वो 36 बात मुझे सुनाने लगे थे और आखिरकार मुझे मंदिर के घर में ले गए। आप बोले बैठो तुम, मैं तुम्हें देखता हूँ। और फिर वो झाड़ फूँक सा करने लगे थे। मेरी माँ भी वहीं खड़ी थी। और फिर वो झाड़ फूँक करके उठे और मेरी माँ से बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, इस पर कोई साया नहीं है, शायद वो कोई आत्मा थी और ये सुंदर लड़का है और इस पर आकर्षित हो गई होगी और तभी अपने जाल में फंसा करके मेरे लड़के को उस घर में ले गई, जो घर काफ़ी सालों से बंद था। और वही सब कुछ अब नॉर्मल था, डर की बात नहीं थी, मेरे पिता ने बार बार कर रहे थे। अब मुझे भी अपने शरीर में ऐसी कोई अलग सी फीलिंग नहीं थी। हाँ, शरीर जो था मेरा पहले दर्द में था। अब उस घटना के बाद मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा था। वो दर्द जो थी वो गायब हो चुकी थी। सब कुछ हो चुका। अब फिर हम लोग अपने घर में थे और चैन का सांस हमने लिया कि चलो उस आत्मा से मेरे पीछा छूट चुका है। लेकिन मैं उस घर को सुबह में देखना चाहता था कि आखिर वो घर किसका है और वो आत्मा मुझे उस घर में क्यों लेके गई थी। कौन है आत्मा वो जो मेरे साथ में ऐसा किया था। अगले दिन दोपहर के बाद उसी घर की तरफ मैं चल पड़ा था और जो मैं जानकारी इकट्ठा किया तो मैं कांप के रह गया था। उस घर में वाकई जैसे लड़की बता रही थी वो उनका परिवार रहता था और 2 लोग नहीं 3 लोग मरे थे उस एक्सीडेंट में। वो लड़की भी मरी थी जो अपने आप को जिंदा कह रही थी ना और मौसी के पास रहने की बात कर रही थी। वो लड़की भी उन्हीं के साथ में थी, अपने मम्मी पापा के साथ में थी और तीनों लोग मारे गए थे। और तभी वो लड़की का आत्मा अब इस घर के आसपास में भटकती रहती थी कभी कभी। अब मुझे उस रात को उसने देख लिया था। अब तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं ऐसी ही कहानी में, ऐसी ही घटना में अगले दिन। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।